नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है कच्ची रोटी। आइए सुनते हैं कहानी को। कांता जी की बहू दिव्या की शादी को हुए पूरे 6 महीने हो गए थे, लेकिन जब से दिव्या बहू बनकर कांता जी के घर आई थी, तब से ही कांता जी मन ही मन सोचने लगी थी कि मैंने तो बहुत कर लिया घर के काम, अब बहू की बारी है। अपनी इसी सोच के चलते कांता जी किसी भी काम में अपने बहू की मदद नहीं करवाती थी। कांता जी अक्सर बातों ही बातों में अपनी बहू दिव्या को एक बात ज़रूर कह देती थी कि देख बहू, हमारे पड़ोस में जो एक नई बहू आई है, उसकी शादी को हुए अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है और वो बेचारी पूरा दिन घर के काम करती रहती है। उसकी सास कह रही थी कि हमारी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, एकदम नरम नरम रोटियां बनाती है, लेकिन तेरी बनाई हुई रोटियां तो कच्ची कच्ची सी लगती रहती है और खाते ही तुरंत पेट में दर्द भी होने लगता है। कम से कम रोटियां तो ढंग से बनाना सीख ले। अपनी सास कांता जी की बात सुनकर दिव्या को गुस्सा तो बहुत आया कि अभी ही सास को 2 सुना दूँ, लेकिन बेचारी मन महसूस कर रह गई और सोचने लगी कि मैं तो अच्छे फुलके बनाती हूँ। अगर मेरी बनाई हुई रोटियाँ इतनी ही कच्ची होती है तो फिर माँ जी इतने फटाफट से कैसे खा लेती है। मेरी शादी को हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं और माँ जी को अभी ध्यान आया कि मैं कच्ची रोटियाँ बनाती हूँ। टोका टाकी तो माँ जी हर काम में करती ही रहती है, लेकिन एकदम से ये कच्ची रोटी वाली कहानी पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से आ गई है। खैर जाने दो, क्या करना है, लेकिन मौका आएगा जब ज़रूर जवाब दूंगी, ये सोचकर दिव्या चुपचाप बिना बोले अपने काम में लग गई। क्योंकि दिव्या के पति सोहम आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग जम्मू में थी, तो इस कारण से बेचारी साथ में भी नहीं जा सकती थी और अपने घर की छोटी मोटी बातें बताकर उनको दुखी भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए दिव्या सही समय का इंतज़ार करने लगी। एक दिन कांता जी अपनी 4-5 सहेलियों के साथ घर के आंगन में बैठकर बतिया रही थी। कह रही थी कि हमारी बहू दिव्या की शादी को पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक रोटी भी ढंग से नहीं बनानी आती। क्या करें? मैं तो सोचती थी कि बहू के आने के बाद मैं तो आराम से रहूंगी और गर्मा गर्म खाना आराम से बैठकर खाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ऐसी बहू आएगी जिसे रोटी भी नहीं बनानी आती होगी। आजकल के ज़माने की बहुएं तो पता नहीं क्या क्या बनाती है, और हमारे पड़ोस की बहू को देखो, वो तो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाई हुई है। सास ससुर की सेवा में लगी रहती है, ननद के साथ भी अच्छे से व्यवहार करती है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बेचारी को मैंने कभी आज तक आराम करते नहीं देखा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी बहू सबको मिले जो अपने परिवार के लिए दिन रात काम में लगी रहे और उनकी प्रत्येक जिम्मेदारी को निभाए। तभी कांता जी की सहेलियाँ भी कहने लगी कि क्या बात करती हो कांता, क्या तुम्हारी बहू को रोटी बनानी नहीं आती? मैं तो जब भी तुम्हारे घर आती हूँ तो देखती हूँ कि तुम्हारी बहू कुछ ना कुछ काम में ही लगी रहती है। तभी दूसरी सहेली ठहाका मार के हंसने लगी और कहने लगी कि कांता, अब तो तू खुद ही खाना बनाने की आदत फिर से सीख ले, वरना बहू के भरोसे तो तुझे कच्ची रोटी ही नसीब होगी। तभी कांता जी बोली, हाँ तू सही कह रही है बहन, हमारे ज़माने और थे जब हम कितना काम किया करते थे, और आजकल की लड़कियों को देखो तो खाना बनाने में भी परेशानी होती है। तभी ऐसे कच्चे पक्का उतार देती है पर अपना पीछा छुड़ा लेती है। उनकी सभी बातें दिव्या ने सुन ली थी। वो तपाक से बाहर आई और सभी को प्रणाम किया और अपनी सासू माँ की सहेलियों से कहने लगी, आंटी जी, अभी कुछ दिन बाद मम्मी जी घर में सत्यनारायण की पूजा करवाएंगी, तो इसलिए मम्मी जी मुझसे कह रही थी कि मैं मेरी सभी सहेलियों को खाने पर बुलाऊंगी, और मुझसे पूछ भी रही थी कि बहू, अगर तुम खाना बना सकती हो तो क्या मैं मेरी सभी सहेलियों को खाने पर बुला लूं? तो मैंने भी बोल दिया कि मम्मी जी क्यों नहीं, आप अपनी सभी सहेलियों को खुशी से आमंत्रित कीजिए। मैं उनके खाने पीने का और उनकी पसंद की चीज़ें बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, आप बुलाएं तो सही। तभी कांता जी के तो होश ही उड़ गए और वो सोचने लगी कि मैंने तो सहेलियों को आमंत्रित करने के लिए कहा ही नहीं था, फिर भी पता नहीं ये दिव्या बहू इनको क्यों आमंत्रित कर रही है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या घर के रिश्तेदार कम थे जो मेरी सहेलियों को आमंत्रित कर रही है? खैर जो भी है, अब बहू ने बोल ही दिया है तो इनको बुलाना ही पड़ेगा, वरना ये सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। तभी सभी सहेलियाँ
ठहाका मारते हुए कहने लगी। तो ठीक है कांता, मिलते हैं सत्यनारायण की पूजा, और हाँ, हम तो भरपेट खाना खाकर ही जाएंगे, इसलिए बहू कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बना लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब तो तुम्हारी पूजा पर ही मिलेंगे, क्योंकि 4-5 दिन के बाद ही पूर्णिमा आने वाली थी। उनके जाने के बाद कांता जी कहने लगी कि बहू क्या ज़रूरत थी उनको बुलाने की, घर में पहले से ही इतने मेहमान आएंगे। तभी दिव्या कहने लगी, मम्मी जी तो फिर क्या हुआ, आखिर है तो ये सब आपकी सहेली ही ना, और घर पर भी आती जाती रहती है। वैसे भी खाना तो मुझे ही बनाना है, तो मैं बना लूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दिव्या मन ही मन सोच रही थी कि आपने जिन सहेलियों के सामने मेरी बुराई की थी ना, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। पूर्णिमा आई और कांता जी के घर सत्यनारायण की पूजा रखवाई गई। दिव्या ने भी सच्चे दिल से बहुत अच्छा खाना बनाया और कांता जी की सभी सहेलियों ने भरपेट खाना भी खाया। खाना खाने के बाद वो तारीफ करती हुई सभी के सामने कहने लगी, अरे कांता, माफ़ करना, लेकिन तू तो बोलती थी कि मेरी बहू कच्ची पक्की रोटियां बनाती है, खाना भी अच्छे से नहीं बनाना आता उसे, लेकिन इतने नरम नरम फुलके तो हमने आज तक खाए ही नहीं हैं, और इतना स्वादिष्ट सब्जी है, और मूंग का हलवा तो क्या कमाल ही बना है, उसके तो कहना ही अलग है। कमाल कर दिया तेरी बहू ने तो, कच्ची रोटियां बनाने वाली बहू इतनी जल्दी मास्टर शेफ कैसे बन गई, और वो भी 50 लोगों का खाना एक साथ बनाया, फिर भी हर चीज़ इतनी लाजवाब है। आपकी बहू का खाना देखकर हमें तो यही लग रहा है कि तुम झूठ ही बोल रही थी कांता। इतना सुनते ही दिव्या बहू उनके पास आकर कहने लगी, माफ़ करना आंटी जी, मुझे लगता है कि आप सभी को मम्मी जी की झूठी बातों का जवाब मिल गया होगा, और वैसे भी आंटी जी, मैंने उस दिन आप सभी की बातें सुन ली थी। मेरी सासू माँ कह रही थी कि मेरी बहू तो कच्ची रोटियाँ बनाती है, और कई बार मुझसे अकेले में भी मेरी सासू माँ टोक देती थी, इसलिए मैंने ही जानबूझकर आपको खाने का न्योता दिया था, ताकि आप लोग खुद ही देख सके कि मेरी सासू माँ कच्ची रोटी खाती है या फिर ऐसा खाना, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसा ही खाना बनाती हूँ। अब मेरी सासू माँ की नज़र में ये कच्ची रोटियाँ हैं और आपकी नज़र में ये नरम नरम फुलके हैं, ये आप ही जानो। मैं इसी मौके की तलाश में थी, कब मुझे मौका मिले, और आज मुझे मौका मिल भी गया अपनी सच्चाई सबके सामने लाने का, और परिणाम अब आप सबके सामने है। तभी दूर खड़ी कांता जी ने उनकी बातें सुन ली और शर्म से पानी पानी हो गई। फिर कांता जी की सभी सहेलियाँ कांता जी से कहने लगी कि झूठ बोलने की भी हद होती है कांता, तुम पड़ोस की बहू की तारीफ करती हो, जबकि तुम्हारी खुद की बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। इसकी समझदारी देखकर हम तो दंग ही रह गई। तुम्हारी बहू अच्छा खाना बनाने के साथ साथ समझदार भी है, वरना उसी दिन हमारे सामने ही तुम्हारे साथ झगड़ा भी कर सकती थी। लेकिन दिव्या ने ऐसा किया नहीं, उसने एक अच्छा तरीका निकाला और हम सबको इनवाइट भी किया, ताकि हम खुद ही देख सके कि वो कैसा खाना बनाती है, और उसने हम सबको दिखा ही दिया कि वो कैसा खाना बनाती है। देख कांता, हम अपनी बहू को बुरी बताते हैं, आपकी बहू को अच्छी बताते हैं, लेकिन क्या आप अपने पड़ोस वाले साथ से पूछा कि उसकी बहू कैसी है? वो भी यही बोलेगी कि मेरी बहू बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती है, जबकि वही बहू आपको अच्छी लगती है, लेकिन उसकी सास को नहीं। तो क्यों ना हम अपनी बहू को ही अच्छा बताएं, ताकि वो और खुशी खुशी से हमारी सेवा कर सके। कांता जी अपनी सहेलियों की बात सुनकर काटो तो खून नहीं वैसी हालत हो गई, और अपने ही झूठ की वजह से वो शर्म से पानी पानी हो गई।